بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, this course of linear algebra is going on. क्लास सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो सकी कुछ लास्ट वीक में, तो कुछ हमारी लैकिंग रह गई. बट आई जस्ट डोंट वांट यू टू सफर फ्रॉम दैट lack of my interest or your interest. You know whose interest, lack of interest was there. So I still want to provide you a good stuff, a quality stuff about the the linear algebra. अच्छा देखें, लंबी बात नहीं करते, सीधी सीधी सी बात करते हैं. वो ये है कि देखें, आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना, आपने इसको फेस वैल्यू पे ले लेना है. यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स. लेकिन इसकी जो डिटेल है ना, डेफिनेटली ये लीनियर अलजेब्रा इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल थिंग. अगर आपने प्रैक्टिकल समझना है ना लीनियर अलजेब्रा का, तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो बता सकता हूँ. एक मैंने रखे हुए हैं, ये वाला जो लिंक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे. You go there and you just see the linkage of the underlying concepts and with the world, with the real world. क्या क्लास किस्म के जो ना ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसने जो अंदर की चीजें डिस्कस की हैं, दैट इज माइंड बॉगलिंग. माइंड बॉगलिंग ऑसम जो है इसने यहाँ पे. ये मैं आपको क्या बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, वो खुद ही आप जाके देख लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले. तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जो नंबर्स है, मैट्रिक्स, ये जादू है. ये अंदर जो है क्या करता है, यू डोंट अंडरस्टैंड. जस्ट मैं आपको मिसाल बताता हूँ, ये मैंने यहीं से निकाली है, इन्हीं वीडियो से मैं पढ़ता हूँ, उनको देखता हूँ. और अभी मजीद भी मैं इन सेमेस्टर के बाद भी इसको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा, तो आई माई माई कोर्स विल बिकम मोर स्ट्रांग. और मैं इसको ज़्यादा जो है इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को लेकर आ सकूंगा कोर्स में. बट अभी भी मैंने देखा हुआ है, और मैं अब बता रहा हूँ. डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करता है, वो होता क्या है, डिटरमिनेंट का नंबर क्या होता है, व्हाट इज इट्स फिजिकल वैल्यू, फिजिकल मीनिंग, वो एरिया होता है. या फिर अगर वो थ्री डायमेंशनल शेप है अगर मैट्रिक्स में, तो देन दैट इज अ वॉल्यूम. तो अगर आप किसी को नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से, तो इट्स वॉल्यूम गेट इंक्रीज्ड. अब ये कॉन्सेप्ट आपको डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे, वीडियोस जो मौजूद हैं, मैंने स्टिक नोट में रखा हुआ है इसको. ये आपने जाना है इसके अंदर, इसको क्लिक करना है. यहाँ पे आप जाएंगे, ये वाली नहीं थी, सॉरी, ये नहीं है. एनिमेटेड बैंड ये वाली है. मैं दूसरे मल्टीपल वीडियोस देख रहा होता हूँ ना, तो ये उसका लिंक भी मैंने स्टोर किया हुआ है. अच्छा चले, तो ये जो चीज़ है ना, आपने यहाँ से देखना है इसको, लीनियर अलजेब्रा. और फिर ये लीनियर अलजेब्रा की ये जो सारी आ जाएगी, तो ये मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ. अच्छा चलें, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. सारी जो फिजिकल मीनिंग है वो आप देख लीजिएगा, कि इसकी जो रियल एसोसिएशन है रियल वर्ल्ड से, इन नंबर्स की, इन मैट्रिसेस की, ये जादू है. अच्छा देखें, अब क्या करना है कि वी हैव टू डिस्कस दिस रैंक नलिटी ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स स्पेसेस. अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि हाउ मेनी फंडामेंटल सब स्पेसेस आर देयर फॉर वेक्टर वेक्टर स्पेस. जो वेक्टर स्पेस है उसमें से कितनी फंडामेंटल स्पेसेस होती हैं? देयर आर टू फंडामेंटल स्पेसेस फॉर, देयर आर टू फंडामेंटल बेसिक सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस. क्या बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस होती हैं, मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूँ. टॉपिक कहीं और चला जाएगा, लेकिन लेट्स से कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस. ये R2 है, इट कैन बी R3, इट कैन बी R4, इट कैन बी Rn. तो अगर ये जो लाइन है, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस लाइन, सॉरी, a line passing through the origin, this is a subspace. लेकिन this is not a subspace, because this is not origin passing from the origin. This is not a subspace. अच्छा, अभी ये सब स्पेस है, इसकी सब स्पेस बहुत सारी हो सकती है, ये भी इसकी सब स्पेस है. वन मोर पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. ये एक्स एक्सिस इज अ सब स्पेस पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. दिस पर्टिकुलर जीरो, दिस जीरो पॉइंट, द ओरिजिन, ओरिजिन इज अ सब स्पेस. ये जो ओरिजिन का पॉइंट है, 0 0, R2 में है तो 0 0, R3 में है तो 0 0 0 3 जीरोस, और ट्रिपल. तो और अगर चार है तो टपल, फोर फोर टपल. अच्छा, तो ये इसमें बेसिक सब स्पेसिस, किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिक सब स्पेसिस कितनी होंगी? तो इसकी दो होंगी. बेसिक सब स्पेसिस जो है
एनी वेक्टर स्पेस आर ओनली टू। एक तो ये खुद पूरा का पूरा, दिस होल थिंग, दैट इज आर टू की आर टू, पूरी की पूरी सब स्पेस है इसकी। और दूसरी जो सब स्पेस है इज जस्ट दिस वन, द जीरो पॉइंट। तो देयर आर टू सब स्पेसेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस and two basic subspaces, and that is the vector space itself and the zero space। अच्छा, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब हम जो है ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, रैंक एंड नलिटी ऑफ द फंडामेंटल मैट्रिक्स स्पेसेस। यहाँ से फंडामेंटल के नाम से मैंने आपको बेसिक सब स्पेसेस का कॉन्सेप्ट दे दिया। दो होती हैं, एक जीरो, एक खुद से पूरी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने फेस वैल्यू पे लेनी है मेरी इस वीडियो को, और अंदर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में जाके घुसने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल तरीके से बात करें और मैकेनिकल ऑपरेशन सीखें इस वक्त। और किसी भी मैथ्स को करने के लिए ना दो चीजें होती हैं, एक इसकी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स, एक इसका मैकेनिकल ऑपरेशंस। कि करना कैसे है, पहुंचना कैसे है, वो मतलब क्या होता है उसका, वो एक आप छोड़ें बात को। कि भाई मतलब क्या होता है, मतलब समझने के लिए डेफिनेटली उसका मतलब है, लेकिन मतलब समझने के लिए जहन चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। तो वो इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है वो भी आपको बाद में टाइम के साथ समझ में आ जाएगी। आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको समझाऊंगा और मिलके समझेंगे। और ये इस वक्त मैकेनिकल ऑपरेशन है। अच्छा, बात हो रही है, in the last section we investigated relationship between a system of linear equations and the raw space and the column space and the null space। अच्छा, रॉ स्पेस तो वो होती है जो दैट इज स्पेंड बाय द रॉज। ये इसके रॉज रॉज हैं, ये सारी चार रॉज हैं इसके अंदर। इसका जो कॉलम स्पेस होती है जो दैट इज स्पेंड बाय द कॉलम्स। और नल स्पेस ये होती है कि इसके आगे आप जीरो ऐड कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दैट बिकम्स द नल स्पेस। कि वो सॉल्यूशन स्पेस जो बनती है ना फॉर अ होमोजीनियस इक्वेशन, दैट इज अ नल स्पेस। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे अब लास्ट टॉपिक में चले गए, लास्ट टॉपिक में चले गए, तो अब हम ये बात करते हैं इसके नल स्पेस की। तो ये नल स्पेस जैसे ये जो है ना, ये जनरल जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर स्पेस। अब यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन है, तो ये क्या चीजें हैं, देखिए ये जनरल सॉल्यूशन है। ये एक वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो ये मतलब ये कि ये बेसिस वेक्टर्स हो गए ना इसके जनरल सॉल्यूशंस के। और अगर वो अगर हो फॉर होमोजीनियस, तो फिर वो इसके अंदर ये वेक्टर्स बन जाएंगे इसके। ये जो होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, तो ये इसके वेक्टर्स बन जाएंगे। ये इसके वेक्टर्स हैं, तो ये बेसिस वेक्टर्स बन गए। सही है। तो ये वाली बात मैं बता रहा था आपको, कि ये वाली बात कि ये जो आप सिस्टम इक्वेशन में होमोजीनियस को ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाते हैं, ये जीरो। तो दैट बिकम्स द होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमें अब इसकी बेसिस वेक्टर्स की डायमेंशन मालूम करनी होती है ना, कि इसमें कितने वेक्टर्स हैं। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया है कि इसके जो है जो निकले डायमेंशन, इसमें कितने बेसिस वेक्टर्स निकले फॉर रॉ स्पेस। तो हमने ऊपर मालूम किया है, दूसरे से इसको रिलेट करें। एग्जाम्पल नंबर 6। आपने देखिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस जो मैं बात कर रहा हूँ ना उसको एक बार सुन लेना है, दूसरी बार जो है ना जाके रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेनी। पहली बार में आपको चीज समझ में नहीं आएगी, आपको ये वीडियो दो तीन बार देखनी पड़ेगी। अब देखेंगे बेसिस फॉर द रॉ स्पेस बाई बेसिस यू सी द बेसिस, यू हैव टू फाइंड आउट द रॉ स्पेस जो स्पैन कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल वेक्टर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली यू जस्ट कैन जस्ट गो फॉर दीज ऑल द बेसिस। बिल्कुल बेसिस तो सारे नहीं थे, मल्टीपल भी हो जाती है ना। अब मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं। देखिए इसके अंदर एक वेक्टर है, ये वाला जे, ये जे वेक्टर है। ये जे वेक्टर है, ये आई वेक्टर है, ये आई है, ये जे है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर तीसरा वेक्टर बना दूं तो डब्ल्यू, तो सही है, वो ये भी एक बेसिस वेक्टर है, लेकिन ये मल्टीपल है। ये दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कोई ना कोई इसके दो नंबर्स होंगे, और वो होगा लेट्स से कि कोई आई और जे के साथ कोई कोफिशिएंट होंगे। ये ए होगा, ये बी होगा, तो बी आई और प्लस ए जे होगा। तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट ना हुए ना ये, तो इसके तो इधर भी ये जो इतने सारे रो स्पेसेस हैं, उसके अंदर हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई हमें तीन बेसिस वेक्टर मिल गए, R1 R2 R3। ये जो वेरिएबल था ना, ये लाइन बिल्कुल फारिग हो गई व्हेन यू जस्ट रिड्यूस्ड इट टू एशेलॉन फॉर्म। रिड्यूस टू रॉ एशेलॉन, नॉट रिड्यूस्ड, रॉ एशेलॉन फॉर्म से हमें पता लग गया।
इसी तरीके से हमें अगले एग्जांपल के अंदर हमने कॉलम स्पेस के अंदर बेसिस वेक्टर मालूम किए कॉलम स्पेस के, तो कॉलम स्पेस के भी तीन निकल आए, ये तीन वेक्टर्स निकल आए। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये एशेलॉन फॉर्म में नहीं लेते हैं बल्कि ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं, तो ये बात हो गई। तो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। अच्छा, वो नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स असल में डायमेंशन के बराबर होते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर टू, लेट्स से आर टू की डायमेंशन 2 होती है, आर थ्री की डायमेंशन 3 होती है। इट इज द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर टू स्पैन दैट वेक्टर स्पेस। तो आर थ्री को स्पैन करने के लिए, यू नीड टू हैव थ्री बेसिस वेक्टर आई जे के। आर टू को स्पैन करने के लिए यू नीड टू हैव आई एन जे। इसी तरीके से कितने बेसिस वेक्टर, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। अच्छा, तो अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है ए, तो हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन। तो रो स्पेस ऑफ ए, तो ये जो स्पेस होगी ना, इट विल हैव अ डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन कितनी आई, इसकी डायमेंशन जितनी फ्री, उसके ऊपर 3 आई थी ना। यही एग्जांपल है ना, ऊपर जो लिया था 6 एंड 7 में, यहाँ पे। तो इसकी 3 आई थी, तो कॉलम स्पेस कितनी आएगी, कॉलम स्पेस भी 3 आएगी। सो इसकी जो आ, ये जो बात हो रही है कि रॉ स्पेस ऑफ ए एंड देन दिस रॉ स्पेस ऑफ आर, दैट इज रॉ एशेलॉन फॉर्म। आर इज व्हाट, रॉ एशेलॉन फॉर्म। तो इन दोनों की डायमेंशन बराबर होगी, बिकॉज द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन डज नॉट चेंज चेंज द रॉ स्पेस। द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स ए डज नॉट चेंज द रॉ स्पेस। तो इसका मतलब है कि एशेलॉन फॉर्म में जो डायमेंशन होगी वही इसी की डायमेंशन भी होगी, ए की भी। अच्छा, इसी तरीके से कॉलम डायमेंशन ऑफ column space of the Roy echelon form is going to be equal to the dimension of column space of Roy space of column space of A। तो ये वाली मैंने आपको बात बताई है। इसको मैकेनिकल वैल्यू लेनी है, अभी मैं जो आपको चीज बताने लगा हूं ना, वो अलग चीज है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि so it is sufficient to show that the row and column spaces are have the same dimension। तो अब इन दोनों की जो है डायमेंशन सेम होगी, रॉ स्पेस की डायमेंशन और कॉलम स्पेस की डायमेंशन। इसका मतलब नंबर ऑफ बेसिस फैक्टर्स जो कि इसके निकले हैं फॉर रॉ स्पेस वो 3 आए, तो कॉलम स्पेस भी 3 आएंगे। ये बात वाज़ेह हो गई। तो इसका मतलब है दीज आर सच द कॉमन डायमेंशन ऑफ रॉ स्पेस एंड द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ रैंक। अब इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नाम है कि इट द डायमेंशन ऑफ द रॉ स्पेस एंड द कॉलम स्पेस ये दोनों की बराबर होगी। वाजे बात पे सुन लें दोबारा से, डायमेंशन ऑफ रॉ स्पेस एंड द कॉलम स्पेस इज गोइंग टू बी इक्वल। दोनों की 3 3 होगी, ऊपर के एग्जांपल में 6 और एग्जांपल 7 में ये बात वाजे हो चुकी है। दोनों की 3 3 आई थी, मतलब एग्जांपल के तौर पे, नॉट नॉट एज ए थ्योरम, एग्जांपल के तौर पे ये दोनों की 3 3 आई। तो उसको हमने कह दिया रैंक ऑफ ए। सो नाउ यू नो व्हाट इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए इज द डायमेंशन ऑफ रॉ स्पेस दैट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ अ कॉलम स्पेस दैट इज कॉल्ड रैंक ए। अच्छा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, कितने वेक्टर से नल स्पेस बन जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द नलिटी। दैट इज कॉल्ड द नलिटी। मतलब ये कि सिर्फ स्पेशल नाम दे दिया गया है, स्पेशल नाम दे दिया गया है। सिंपल इसको इस तरीके से सुन लें कि डायमेंशन डिम ए, एक मैट्रिक्स है ए, इसको हमने नाम दे दिया है, इसको कहते हैं हम रैंक। रैंक, तो रैंक इज व्हाट इक्वल टू, क्या, रैंक इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एंड दैट इज ऑल्सो अ डायमेंशन ऑफ रॉ स्पेस एंड दैट इज ऑल्सो अ डायमेंशन ऑफ, तो ये दोनों बराबर है। मुझे ज्यादा एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुन लें बस, कि डायमेंशन ऑफ अ कॉलम स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ अ रॉ स्पेस इज सेम। दोनों की ऊपर एग्जांपल में आ चुकी है, 3 3 आई थी। और ये डायमेंशन होती क्या है, नंबर ऑफ द बेसिस वेक्टर्स। कितने बेसिस वेक्टर्स होते हैं, आर टू में कितने होते हैं, 2 होते हैं आई जे। आर थ्री में कितने होते हैं, 3 आई जे के, तो इनकी डायमेंशन क्या हो गई, 3। अच्छा, तो ये रैंक कहलाता है। और नलिटी क्या कहलाती है, नलिटी इज द डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नल स्पेस होता है, नल स्पेस होता है व्हेन यू जस्ट रिड्यूस इट टू नॉट डी, डी को खत्म करके 0, ये होता है नल स्पेस।
तो ये इसको होमोजेनियस इक्वेशन की वजह से सॉल्व करते हैं। अभी मैकेनिकल तरीका पर हम आएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब इसकी हम जो है रैंक मालूम करते हैं। रैंक मालूम करने का तरीका क्या है? रैंक मालूम करने का तरीका है कि यू जस्ट रिड्यूस इट टू अ, इट्स एशेलॉन फॉर्म, रॉ एशेलॉन फॉर्म। तो ये दो दो रॉज वाजिब फारिग हो गई, तो इसकी जो रैंक आ गया वो दो, टू आ गया। और कॉलम क्या होते हैं इसके? कॉलम स्पेस, कॉलम बेसिस वेक्टर। तो ये जो हमें लीडिंग जीरोस जिसमें मिलते हैं वही होते हैं, तो वो दोनों दो ही होंगे। तो यहाँ पे मिल गया आपको एक ये वाला कॉलम बेस और एक ये वाला, 2 7, 2 - 7 - 5 - 9 -1 3 2 4। ये हो गया कॉलम। अच्छा, अच्छा चले सही है। तो जो है कोई एंटर होना चाह रहा है पार्टिसिपेंट, तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ। वेटिंग रूम अभी ये खुद ब खुद एंटर हो जाएंगे, जरूरत नहीं है तो मुझे उसमें। अच्छा, इनको बाद में जवाब दे देंगे। अच्छा, कोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि इसकी डायमेंशन रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। और इसका रैंक कॉलम में भी 2 आ गए, कॉलम में ये आ गए, रोज में बेसिस वेक्टर ये आ गए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और कॉलम में क्या आ गए? ये, ओ सॉरी, ये तो हो नहीं रहा ना। तो कॉलम में ये आ गए, एक बेस वेक्टर और दूसरा बेस वेक्टर कॉलम स्पेस के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने वाज़े करके बता दिया, ऐसे ऐसे हाईलाइट करके दिखा दिया आपको। अच्छा। अब क्या किया? अब जो है इस पूरी इक्वेशन के आगे जीरो लगा दिए। इस पूरी इक्वेशन के आगे जीरो लगा दिए, तो वी हैव टू फाइंड आउट नलिटी। नलिटी इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो वो कैसे मालूम चलेगा? तो ये देखें आ गई जनरल सोल्यूशन। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक, अब ये वाली बात बाद में कवर करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कितनी हो सकती है? अगर एक मैट्रिक्स है m/n, तो m का मतलब है कि यू हैव m रोज, m m रोज है, m रोज आपके पास ये मैट्रिक्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक m रोज है। m बाई मल्टीप्लाई बाई n है ना, m m मल्टीप्लाई बाई n है। तो इसका मतलब है कि रोज कितनी होंगी? रोज होंगी 1 2 3 और m। और कॉलम्स कितने होंगे? 2 3 4 5, और देयर विल बी n कॉलम्स। ये n कॉलम्स होंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? तो रैंक किसके बराबर होगा? m, तो जो वो इन दोनों में से छोटे, रैंक इन दोनों के छोटे के बराबर होगा। छोटा, लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ m और n, क्योंकि दोनों को बराबर होना है ना। तो दोनों को बराबर होने के लिए मतलब ये कि 3 और 2 हैं, तो बराबर तो दोनों में दो ही हो सकते हैं। 3 रो तो हो ही नहीं सकती उसके अंदर, तो 3 रो तो हो ही नहीं सकती है, तो फिर इसका मतलब इन दोनों में का छोटा, और उससे भी कम भी हो सकता है। तो ये बात आपको पता लगी कि रैंक विल बी इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ m and n। अच्छा, अब एक नया थ्योरम है जिसको आपने याद कर लेना है, कि जो, और इसका प्रूफ भी है, बट आई विल जस्ट नॉट गो इनटू द प्रूफ ऑफ दिस, आई विल जस्ट रादर गो इनटू द एग्जांपल्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, नॉट द प्रूफ। प्रूफ आपको याद, ये स्टेटमेंट याद कर लेनी है। द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस द नलिटी इज इक्वल टू n। And what was n? N was the number of columns. So if A is a matrix with n columns, then rank of A plus nullity of A is equal to n। अब इसकी हम एग्जांपल देकर देकर देख लेते हैं कि ये जो ऊपर एग्जांपल थी वो क्या था, कि इसके अंदर जो दो आए, रैंक इज इक्वल टू n, और नलिटी किसके बराबर आई? नलिटी इज इक्वल टू 2। तो इट बिकम्स नलिटी इज इक्वल टू 4। नलिटी इज इक्वल टू 4। ये यही वाली एग्जांपल है, किसमें है? इसकी नलिटी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको मैकेनिकल तरीका पता लग जाए। सही है। अच्छा चले, अब हम जाते हैं गॉस जॉर्डन में, ये वाली चीज में, एंड आई विल जस्ट पुट इन द वैल्यूज, एंड आई विल जस्ट शो कि क्या बात हो रही है। पूरे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ये एक ही एग्जाम्पल कर लेंगे, काफी हो जाएगी, कुछ किताब में से भी कर लेंगे। अच्छा, अब ये चीज मैं डालता हूँ अंदर आपको गॉस जॉर्डन में।
तो इसको कर लिया हमने स्मॉल, इसको हमने वाजे करने के लिए थोड़ा बड़ा कर लिया, यहाँ पे गए, इसको भी छोटा कर लिया, और ये आ गई पर हमारे पास कितनी है, रिकॉर्ड कर लेते हैं चलिए। तो ये आ गई 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम्स हैं, चार चार वो हैं, तो 6 कॉलम्स हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम डालते हैं एंटर, सेट मैट्रिक्स, तो दैट इज -1 2 0 4 5 -3, रैंक मालूम कर रहे हैं, सही है, ठीक है, याद रखिएगा रैंक मालूम कर रहे हैं, -7 2 0 1, कहाँ जा रहा है, 2 0 1 4, ये मैट्रिक्स डाल दी, रैंक मालूम कर रहे हैं, 2 -5 2 4 6, रैंक मालूम करते हैं ना, तो हम इसको रॉ एशेलॉन फॉर्म में लेके आते हैं ना, तो रॉ एशेलॉन फॉर्म में लेके आ रहा हूँ मैं इसको कंप्यूटर की मदद से, 2 -4 -4, ये जो ये फीचर है ना, ये वाला कंप्यूटर वाला, यही वजह है कि इसके मैंने लेक्चर लेने में आसानी हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है ये। अच्छा देख लें, चेक कर लेते हैं, -1 2 0 4 5 -3 3 -7 2 0 1 4 2 -5 2 4 6 1 4 -9 2 -4 -4 एंड 7, देन सॉल्व। अब देखें कितने आ गए फ्री वेरिएबल्स, दो आ गई है, दो आ गए ना, ये फ्री वेरिएबल्स तीन आ गए, तो तीन फ्री वेरिएबल्स आ गए, इसको शो सॉल्यूशन करें, तो ये क्या देखें कितने कितने में आ गए, दो आ गए ना, ये दो, ठीक है, तो ये दो वेक्टर हो गए, रो वेक्टर बेसिस, रो स्पेस के लिए बेसिस, और ये तो हो गए रो स्पेस के लिए बेसिस, और एक्चुअल कितने हो कॉलम स्पेस के लिए कितने हो गए, ये दोनों हो गए, -1 से लेकर 2, ये माइनस ये वाला और ये वाला, ये मैं कई बार बता चुका आपको। अच्छा अब क्या करेंगे, अब नलिटी मालूम करेंगे, तो नलिटी कितनी आएगी इसकी, नलिटी इसकी कितनी आएगी, तो नलिटी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से मालूम करना पड़ेगा, तो दो तो रैंक आ गया इसका, अब नलिटी मालूम करते हैं। अच्छा अब यहाँ से इसको एक बार बढ़ाना पड़ेगा, ये सेट करेंगे, अब इसमें यहाँ पे एक जीरो डालेंगे, -1 2 0 4 5 -3 0 3 -7 2 0 1 4 and 0 2 -5 2 4 6 and 1 and 0 4 -9 2 -4 -4 7 and 0। अच्छा -1 2 0 4 5 -3 0, ये होमोजेनियस बनाए हैं, -3 -7 2 0 1 4 2 -5 2 4 6 1 and 0 4 -9 2 -4 -4 7 0, सॉल्व करें, ये देखें कितने वेरिएबल्स आ गए फ्री, देयर आर 5 फ्री वेरिएबल्स, x3 x4 x5, तो जितने ये फ्री वेरिएबल्स आ गए, ये आपकी हो गई नलिटी। तो ये फ्री वेरिएबल्स की मदद से आप इसको आप चार वेक्टर बना लेंगे, और वो चार वेक्टर जो होंगे, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि असल में बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको नहीं पता लगेगा, चार वेक्टर कैसे पता लगेंगे। तो ये आ गया, कॉपी किया, इसको पेन में ले गए, इसको डिलीट किया यहाँ से, क्योंकि अब मैं इसके वेक्टर की सूरत में लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा मुझे। तो x1 किसके बराबर होगा, x1 बराबर है, x1 किसके बराबर है, मैं x3 को x4 को x5 को x6 को s की सूरत में लिख देता हूँ, RS, तो ये हो जाएगा 4R +28 28S
प्लस 37 ST माइनस 13 TSTU लिख देते हैं इसको, RSTU। बिल्कुल सही है। x2 becomes what? x2 becomes what? 2R प्लस 12S प्लस 18T माइनस 5U। अच्छा, x3 किसके बराबर है? x3 इज इक्वल टू R। x4 किसके बराबर है? इज इक्वल टू S। x5 किसके बराबर है? इज इक्वल टू T। और x6 किसके बराबर है? इज इक्वल टू U। सही है। अब ये वेरिएबल्स क्या बन गए हैं? ये जो इक्वेशंस हो गई, ये हो गई। 4 यहाँ से लें, 4 यहाँ से, 2 लें R के साथ, यहाँ पे x3 के साथ, R के साथ 1 है, ये तीनों में R है ही नहीं, तो 0 0। ये एक वेरिएबल बन गया और इसके साथ आपने R कर दिया, तो ये एक वेरिएबल बन गया, एक वेक्टर बन गया, सॉरी, एक वेक्टर। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आएगा? प्लस, इसको लिखें s के साथ 28 12, इसमें s नहीं है, 0, इसमें s है, 1 0 0 मल्टीप्लाई s, प्लस इसके अंदर है t 37, फिर है इसके अंदर 18, फिर इसके अंदर 0, ये 0 1 0, ये एस टी है ना यहाँ पे, तो ये 0, तो ये हो गया टी। फिर हो गया प्लस, इसके अंदर है -13 है, इसके अंदर -5 है, फिर इसके अंदर नहीं है, 0 0 0, और इसके अंदर 1 है, और ये हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया यू से। तो कितने हो गए इसकी डायमेंशन? इसको हम कहते हैं नलिटी। ये 4 आ गई, पहले कितनी आई थी? 2 आई थी, तो 4 + 2, ये देखिएगा 4 + 2, ये कितने थे? 6 थे। 4 वेरिएबल्स आ गया होमोजेनियस में, ये 4, 1 2 3 4 नलिटी। so that's how we just proved here with the example। एग्जाम्पल के साथ हमने ये प्रूव कर दिया है कि, ये प्रूव कर दिया, ये रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे थे ना, एन, एम मल्टीप्लाई बाई एन, तो ये जो है नंबर ऑफ कॉलम्स बार एन, तो ये, the rank was 2 and the nullity is 4, so it becomes 6, so it will be equal to the number of columns। ये इसका प्रूफ है, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम एग्जांपल कर लेते हैं एक, अ, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये इसको आप डालें, इसके अंदर कितने फ्री वेरिएबल्स आते हैं, कितने वो आते हैं, इट कैन बी जस्ट डन वेरी क्विकली। तो गॉस जॉर्डन चले गए, यहाँ से इसको कर लिया, इसको हमने कर लिया 4/4। जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन अभी यहाँ पे इस पे स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई है, तो सेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1 2 -1 1 2 4 -2 2 3 6 -3 3 4 8 -4 एंड 4। इसको 1 2 -1 -1 1 2 4 2 -2 2 3 6 -3 3 4 8 -4, इसको सॉल्व किया, इसका कितना आ गया? एक इक्वेशन आ गई x1 = 2, इसका मतलब है कि इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 1 है। सॉल्यूशन सॉल्व करके देख रहे हैं, इसका रैंक 1 है, ये रैंक 1 है, क्योंकि एक कॉलम है, एक ही बेसिस वेक्टर है, और उसी कॉलम कॉलम में भी ये वाला वेक्टर, ये ये वाला ये हो गया। अच्छा, अब इसको हम जो है चेंज करते हैं और इसको अंदर डालते हैं एक होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए।
तो दोबारा डालनी पड़ती है, ये तो अब ड्रॉबैक है, अब क्या करें इसको। डाला हुआ है लेकिन फिर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दफा में वो आता नहीं है ना कि वो पिछली मैट्रिक्स आ जाए। तो सेट मैट्रिक्स, तो इट विल बी 1 2 -1 1 and 0। 2 होमोजेनियस बना रहे हैं ना, -2 2 0 3 6 -3 3 and 0 4 and 8 and -4 and 4 and 0 1 2 -1 2 4 -2 2 2 3 6 7 -3 3 4 8 and 4 and सॉल्व सॉल्व। अब इसके अंदर कितने वेरी फ्री वेरिएबल्स आ गए, इसी उसी फ्री वेरिएबल से चार इक्वेशन बने, चार बैक वो आ जाएंगे। तीन थ्री वेरिएबल्स आ गए तो तीन इक्वेशन बन जाएंगी, तीन बेसिस वेक्टर्स। और पैरेलल रैंक कितना है, तो 1 रैंक एंड नलिटी इज 3। तो दैट्स हाउ वी जस्ट रीच दिस। और इस तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और मैंने आपको ये वाली चीज़ बहुत ही वाजे करके बता दी है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू एन, एंड वेयर एन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, एन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। और मैंने आपको मैकेनिकल तरीका भी बता दिया रैंक मालूम करने का। और नलिटी, जितने बेसिस वेक्टर्स आपके पास निकलेंगे दैट विल बी द इक्वल टू द रैंक, और वो रॉ स्पेस और कॉलम स्पेस दोनों के बराबर निकलेंगे। और ये नलिटी निकलेगी फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन। Nullity is the raw the null space, null space is homogeneous equation से सॉल्व होती है, तो इसका जो सॉल्यूशन स्पेस निकलेगा दैट इज कॉल्ड द नलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इसको अलग अलग नाम दे दिए हैं, अदरवाइज दिस इज डायमेंशन। तो रैंक डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस, तो इस तरह कहें तो भी सही है, लेकिन इसका अलग नाम दे दिया, डायमेंशन ऑफ रॉ स्पेस इन द कॉलम स्पेस हैज बीन नेम्ड एज रैंक, एंड द डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस हैज बीन नेम्ड एज nullity. That's how we reach this end of question, and then इंशाल्लाह wish you all the best। एक और लेक्चर करेंगे तो इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।